नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी विद्यार्थियों को आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आशा है आपके सभी पेपर बहुत अच्छे से जाएँ और आप अच्छे नंबरों से पास हो। आज की क्लास में हम सब्जेक्ट कोड BHIE 142 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो कि दिसंबर 2022 का होगा। जहां हम ये देखेंगे किस चैप्टर से कौन-कौन से क्वेश्चन आए और उन क्वेश्चनों का आंसर हमें कैसे लिखना है। दूसरी बात ये है कि देखो इस किताब में टोटल 14 चैप्टर हैं। शुरुआत के 4 चैप्टर और बाद के जो 5 चैप्टर हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इन चैप्टरों को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आपका जो यूनिट 1 और यूनिट 2 से पूरे के पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जैसा कि देखो पहली यूनिट में 4 क्वेश्चन है और कोई से भी 2 या 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, किन राजनीतिक और आर्थिक सुधारों ने जापान के आधुनिकीकरण में योगदान दिया। तो सबसे पहले ना एक भूमिका बनाओगे जिसमें जापान की स्थिति के बारे में बताओगे, तोकुगावा काल से लेकर मेजी शासन तक। फिर मेजी शासन के दौरान जो राजनीतिक और आर्थिक सुधार होंगे उनके बारे में बताओगे। राजनीतिक सुधारों में क्या होगा, जो पहले की बाकुफू व्यवस्था थी उसका पतन हो जाएगा, सम्राट को फिर से शक्तियां दे दी जाएंगी, जो बाहरी घुसपैठ हो रही थी उसे रोकने के लिए नए नियम और नए कानून बनाए जाएंगे। सारी सारी शक्ति जो है वो सम्राट के अंतर्गत आ जाएगी, जो कि ये सब मेजी शासन के दौरान होगा। आर्थिक सुधारों में क्या होगा, आर्थिक सुधारों में जापान जो पहले बंद अर्थव्यवस्था वाला देश था वो अपनी अर्थव्यवस्था अन्य देशों के साथ जोड़ेगा। वो अपने लोगों को पढ़ने के लिए बाहर भेजेगा और वहां से नए नए विचारों को लेकर आएगा और नए तरीके से अपने आप को आर्थिक शक्ति बनाएगा, जिसमें वहां के बुद्धिजीवी नारा भी देंगे कि एक संपन्न देश और एक संपन्न सेना ही किसी देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकती है। तो इस प्रकार से पहले तो आप जापान के बारे में बताओगे, फिर थोड़ी सी उसकी पुरानी स्थिति के बारे में बताओगे, फिर राजनीतिक कारकों में जो मेजी के सुधार थे वो बताओगे, मैंने चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। और फिर आर्थिक सुधारों के बारे में बताओगे। चैप्टर नंबर 3 से और चैप्टर नंबर 4 से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, जापान में शास्त्रीय काल की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। अब देखो पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा आधुनिक जापान का मूलाधार, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो सबसे पहले शास्त्रीय जो जापान का जो शास्त्रीय काल था उसकी विशेषता में सबसे पहले आप क्या बताओगे। सबसे पहले तो एक भूमिका बनाओगे जिसमें आप बताओगे कि 794 में यामातो राज्य ने हियान में अपनी राजधानी बनाई और यहीं से जापान के शास्त्रीय युग की शुरुआत हुई। इसके बाद क्या हुआ, बड़ी बड़ी हियान जो थे इन्होंने राजधानियों का निर्माण किया। फिर आप बताओगे सामुराई वंश के सामुराई के बारे में जो कि साधारण सेना थी, सम्राट के बारे में बताओगे, फिर बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा बताओगे। फिर आप ये बताओगे जो भाषा थी यहाँ के जो अभिजात्य वर्ग के लोग थे वो चाइनीज भाषा बोलते थे, यानी कि चीनी भाषा उच्च वर्ग की जो भाषा थी। देशों को प्रांतों में बांटा गया था और हर प्रांत का अपना एक क्या होता था, राज्यपाल होता था। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो थे वो घुमंतु लोग थे, एमिशी टाइप के लोग थे जिन्हें एनु नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से जो है आप 1794 से और फिर हियान काल की संस्कृति के बारे में थोड़ा सा बताओगे। ठीक है, तो ये है जापान काल की क्या, शास्त्रीय काल की महत्वपूर्ण विशेषताएं। इसे आप अलग अलग टाइप से हेडिंग बना के लिख सकते हो। सबसे पहले आप इसमें क्या लिखोगे, सबसे पहले तो यामातो राज्य के बारे में बताओगे कि यामातो राज्य से जापान के शास्त्रीय युग की शुरुआत होती है। फिर यहाँ के धार्मिक कारकों में बौद्ध धर्म बताओगे, चीन का प्रभाव बताओगे, हेडिंग बनाओगे चीन का प्रभाव। और फिर बताओगे कि यहाँ के लोग जो अभिजात वर्ग के लोग थे वो चाइनीज भाषा ज़्यादा बोलते थे, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे थे जिन्होंने जैपनीज भाषा थी उसे बढ़ावा देने के लिए बात की, जैसे एक नाम था मुराकामी शिकोबू। तो पहला चैप्टर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा हो तो वहाँ पर हेडिंग ही है शास्त्रीय जापान का निर्माण। तो आप उसमें ना छोटे छोटे पॉइंट्स बनाओगे। फिर ये बताओगे लोगों की प्रकृति कैसी थी, तो लोग घुमंतु थे। ठीक है, फिर हियान काल की संस्कृति के बारे में आप बताओगे कि उन्होंने किस प्रकार से दरबारी संस्कृति को बढ़ावा दिया। तो पहले चैप्टर से है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है भाई, इसे इस टाइप से आप आंसर लिखोगे। तीसरा क्वेश्चन है, मेजी राजसत्ता के खिलाफ विरोध क्यों हुआ, विद्रोह क्यों हुआ, टिप्पणी करो। तो देखो इसमें सबसे पहले तो आप बताओगे कि मेजी शासन की स्थापना कब हुई। फिर उसके बाद तुरंत ही क्या बताओगे आप, मेजी शासन के खिलाफ विरोध इसलिए हुआ क्योंकि जो विशेष लोग थे उनके विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी गई। जो पहले बड़े बड़े अभिजात्य वर्ग थे, बड़े बड़े सामंती थे, इनसे इनकी सारी जमीनें छीन ली गई। और पहले जो जमीनें पर एक ही व्यक्ति का अधिकार होता था उसे अब खरीदने और बेचने का भी अधिकार दे दिया गया और नए तरीके से अर्थव्यवस्था का सृजन किया गया, जिसकी वजह से जो जिन लोगों के अधिकार छीने गए वो लोग मेजी काल के विरोध में हो गए। इसके साथ ही साथ जिन लोगों की सत्ता चली गई थी वो लोग विद्रोह में आ गए। तो ऐसे में जापान में कहीं ना कहीं अशांति हो गई। जापान में शिक्षा को एक नए स्तर से बढ़ावा दिया जाने लगा तो समाज में एक नया जागरूक वर्ग भी पैदा हो गया, जिसकी वजह से ना मेजी राजसत्ता के खिलाफ विरोध और विद्रोह लगातार होते गए, लेकिन उतनी ही बड़ी तरीके से उसे दबा भी दिया गया। और इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा करी है चौथे चैप्टर में। जब आप मेजी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ोगे तो वहां पर चौथे चैप्टर में मेजी राजनीतिक व्यवस्था में उसके विरोध क्यों हुआ, विद्रोह क्यों हुआ, तो वो बताया जाएगा। हेडिंग बनाओगे आप उसमें। सबसे पहले ये लोग बताओगे कि भूमि का जो कर प्रणाली थी उसे बदलाव कर दिया गया। तोकुगावा काल के टाइम पर जो भूमि प्रणाली थी उसमें बदलाव किए गए। विशेषाधिकारों की समाप्ति कर दी गई। पहले जो सामुराई थे उच्च वर्ग के वही हथियार रख सकते थे, तो ऐसे में उनके कुछ विशेषाधिकार थे, उन्हीं के पास सारी चीजें थी। तो इन विशेषाधिकारों की समाप्ति के खिलाफ विद्रोह हुआ। स्वतंत्रता और जन अधिकार को लेकर आंदोलन हुआ क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा दमनकारी हो चुकी थी, सरकार बहुत ज़्यादा तानाशाही हो चुकी थी।
तो इसके ऊपर आप ऐसे वर्णन करोगे, कुछ विद्रोहों के बारे में बताओगे, जैसे चिचिबू विद्रोह जो हुआ था बहुत तगड़ा हुआ था। और इसके साथ ही साथ जितने भी आंदोलन वो बुद्धिजीवियों के आंदोलन थे। लेकिन फिर भी ये सब जो चीज़ थी जापान में फूट डाल तो रही थी, लेकिन जापान के लोग बाहरी लोगों से संबंध स्थापित नहीं कर रहे थे, बल्कि वो जापान की एकता के लिए वर्क कर रहे थे। तो देखा जाए तो जो 3 के 3 क्वेश्चन हैं, इसकी सबकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। यानी कि शुरुआत के अगर आप 5 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लो तो पहली यूनिट से आपके 3 क्वेश्चन होने ही होने हैं, कोई रोक ही नहीं सकता। अब चौथा जो क्वेश्चन है वो टिप्पणी करने का है कि जापान में जन अधिकार आंदोलन की बात करो तो जब मेजी शासन आया तो मेजी शासन ने के टाइम पे जो निरंकुशता बहुत हावी रही, तानाशाही बहुत हावी रही, तो लोगों ने अपने अधिकारों की बात करी, लोग डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करने लगे, स्वतंत्रता की बात करने लगे। या फिर तोकुगावा काल में बौद्धिक धाराएं बताओ, तो इसमें आपको थोड़ा सा फुकुजावा युकिची या फिर जितने भी वहाँ पे बड़े बड़े विचारक उस टाइम पे हुए थे उनके बारे में बताना पड़ेगा, और जिसमें खास तौर पर आपको फुकुजावा युकिची के बारे में तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। अगर आप ये चैप्टर नंबर 5 पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 5 में आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। ठीक है कि भाई जापान में जो सांस्कृतिक सुधार थे वो किस टाइप से हुए, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 की बना रखी है। ठीक है भाई, तो वहाँ पर कुछ लोगों के आप योगदान बताओगे, रूढ़िवादियों के क्या इसके खिलाफ जो प्रतिक्रिया थी वो क्या थी, क्योंकि रूढ़िवादी सुधार चाहते ही नहीं थे। तो मोरी ऑरिनोरो जो बंदा था उसके विचारों के थोड़ा सा आप बताओगे। ठीक है, 33 बुद्धिजीवियों ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम क्या था, मेरुकुशा, उसके बारे में भी बताओगे आप। निशिमुरा तो ये कहता था कि पश्चिम की सफलता की कुंजी नैतिकता में ही है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है इन बौद्धिक धाराओं के बारे में बताओगे। हिसाबेशु बुराकू के संघर्ष के बारे में आप बताओ, और जापान में जो असमान संधियां और आपराधिक कानून सुधार थे उनके बारे में आपको बताना है। तो इतनी बात क्लियर होगी कि आपको क्वेश्चनों के आंसर कैसे देने हैं। अब देखो यूनिट 2 से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, टिप्पणी वाले क्वेश्चन से देखो बचने की कोशिश ही करना। ठीक है, 4 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, तो शुरुआत के 3 क्वेश्चन आपको शुरुआत के 5 चैप्टरों से आराम से हो जाएंगे। अब यूनिट 2 में भी आपको 4 क्वेश्चन होंगे कि एक आर्थिक शक्ति के रूप में जापान का उदय कैसे हुआ, यानी कि आज अगर जापान एक इकोनॉमी पावर है तो वो ऐसा क्यों है। तो आर्थिक शक्ति के रूप में जापान का उदय चैप्टर नंबर 9, पूरा का पूरा चैप्टर ही वैसा का वैसा ही है, वहीं से सारे के सारे आप आंसर लिखोगे कि एक आर्थिक शक्ति के रूप में जापान के उदय होने के कारण क्या थे। तो सबसे पहले जापान का थोड़ा सा ऐतिहासिक स्थिति बताओगे भूमिका में, और फिर दूसरे विश्व युद्ध का थोड़ा सा प्रभाव बताओगे, और उसके बाद तब ये बताओगे कि कैसे उन्होंने कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, विद्युत उद्योगों को बढ़ावा दिया, भारी और रासायनिक उद्योगों को किस प्रकार से उन्होंने निर्माण किया, तकनीक को बढ़ावा दिया, सूती कपड़ा उद्योग को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो तेज गति से आगे बढ़ी। आगे चलकर अगला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी एशिया, माफ कीजिएगा, अगला क्वेश्चन है जापानी औपनिवेशिक साम्राज्यवाद पर एक टिप्पणी कीजिए। कि जब देखो जापानी औपनिवेशिक साम्राज्यवाद की बात करोगे तो चैप्टर नंबर 13 में आपको ये आंसर मिलेगा। तो जब चैप्टर नंबर 13 में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जापान किस प्रकार से एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन चुका था, और उसके बाद वो अपने साम्राज्यवाद को कोरिया और चाइना के आसपास के क्षेत्रों में क्या कर रहा था, फैला रहा था। तो वहाँ पर आपको उस चीज़ के बारे में बताना है कि किस प्रकार से उसने चाइना में अपने प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया, इतना ही नहीं कोरिया में अपने प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया, क्योंकि जापान अपने आप को ये तक कहने लगा कि हम भले ही एशिया के देश हों लेकिन हम ना यूरोप की भांति हैं, जापान को एशिया से अपने आप को निकाल देना चाहिए और यूरोप के साथ गठजोड़ कर लेना चाहिए। ठीक है भाई, तो जापान के औपनिवेशिक साम्राज्य में आप चीन के कुछ क्षेत्रों के बारे में और कोरिया के कुछ क्षेत्रों के बारे में बताओगे। क्लियर है। दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत में राष्ट्रवाद के साथ जापान के संबंध बताओ। तो देखो वैसे तो ना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान हमारी ओर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन आज़ाद हिंद फौज की जो थी एक बड़ी भूमिका थी। ये भी आपको चैप्टर नंबर 13 से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फिर टिप्पणी करने के लिए है, तो टिप्पणी करने के लिए तो आपको सारे चैप्टरों में से जिसमें से भी कुछ भी टिप्पणी आ सकती है। जैसे तोकुगावा जापान की संस्कृति कैसी थी, राजनीतिक दलों का निर्माण कैसे हुआ, जापान पर तेल आघात का प्रभाव क्या पड़ा, या जापान में सैन्य तानाशाही पर टिप्पणी करो। तो एक तरीके से ना मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को एक डिफाइन करने की कोशिश करी है, और तो आप इसे पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे, चीज़ों को समझकर लिखोगे। शुरुआत के 5 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। लास्ट के 4 चैप्टर और पढ़ लेना, वहाँ से 2 क्वेश्चन हो जाएंगे और मामला फिनिश हो जाएगा। सारे चैप्टर पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। आशा एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाए। अगले क्वेश्चन पेपर के साथ मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।